अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है, हम आज के अपने इस लेक्चर में आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, जो कि एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे तरीके से सॉल्व करें और समझें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये इन एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं, तो चाहे आप नस का टेस्ट दे रहे हों, चाहे आप एनईडी का टेस्ट दे रहे हों, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या एमडी गेट का भी टेस्ट दे रहे हों, तो आप जो हैं इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप इतने जो है आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप जो है आपके पास अगर इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ आ जाएँ तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें और उनका करेक्ट आंसर मार्क कर लें। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि हम जो है इसमें तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको अपने हर लेक्चर में बताता हूँ कि जो हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं ये पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, नस्ट और एनईडी के। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो अगर ये एमसीक्यूज़ रिपीट भी होंगे तो आपको जो है डायरेक्ट आंसर याद होगा, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं इन्हें। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यू नंबर 1 वो हमसे उसमें कह रहे हैं, अ वेक्टर इन स्पेस हैज़ हाउ मैनी कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपको सबको पता है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर जो स्पेस में होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। और आपको ये पता है कि हमारे पास ये स्पेस है और इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि एक्स एक्सिस के जो अलॉन्ग वेक्टर होता है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर होता है उसे आई कैप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है उसे हम जे कैप कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो जेड एक्सिस होती है, जो कि इमेजिनरी होती है, तो उसके अलॉन्ग जो वेक्टर होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, के कैप कह रहे होते हैं। तो कंपोनेंट्स कितने हो गए भाई, 3 हो गए, तो इसका आंसर 3 है। सही है। तो मैं हर एमसीक्यू को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो है ना आपको समझ आ जाए। ये तो आपको पता होंगी तमाम चीज़ें, लेकिन मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को पता चल जाए इन तमाम चीज़ों का। बस यही मकसद है मेरा। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ नोन एज। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यूनिट वेक्टर जो है आपको निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट्स आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर इस एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और अगर मैं इसका फार्मूला निकालना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर देखें किसके बराबर होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को लिखेंगे हम ऊपर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास जो है वो 2 वेक्टर्स दे दिए जाएं, अगर आपके पास देखें आपको वेक्टर ए दे दिया, एक वेक्टर ए दे दिया, इसी तरह जो है आपको एक दे दिया वेक्टर बी। सही है, एक वेक्टर बी दे दिया। अब वो आपको कह रहा है कि मुझे जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाओ ए और बी के दरमियान का। सही है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे वेक्टर ए लिखेंगे हम, और वैसे हमारे पास इसको हम एन कैप दे देंगे, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। सही है, एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरह हम ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट ले लेंगे और इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सही है, तो हमारे पास इस तरीके से यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सपोज करें आपको एक वेक्टर ए लिख के दे दिया जिसकी तरह आई जे के उसकी वैल्यूज़ होंगी, इसी तरह आपको पास जो है आपको बी वेक्टर लिख के दे दिया जिसकी आई जे के की वैल्यूज़ होंगी, तो आपको जो है वो कहेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाइए, तो आप जो है इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके एफएससी और जो है आपका सेकंड ईयर उसमें भी क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स में। जो बच्चे जो है वेक्टर्स का चैप्टर अपने एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं तो उनको तो मुश्किल नहीं होगी, उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए होंगे। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यू नंबर 3 में अब वो हमसे कह रहे हैं, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज़ ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, देन द एंगल बिटवीन देम विल बी। अच्छा, तो देखें वो कह रहा है कि हमारे पास हमें इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज़ ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, देन द एंगल। तो रिजल्टेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं इन दो आपके पास फोर्सेस हैं, जो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर हैं, वो क्या है भाई, दोनों वेक्टर एफ हैं। मतलब आपके पास पहला वेक्टर भी एफ है और दूसरा वेक्टर भी एफ है। सही है, इसके बाद वो कह रहा है जो उनका रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट भी एफ है। इसका मतलब हमने पढ़ा है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर मुझे कोई भी रिजल्टेंट निकालना है तो हम रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकालते हैं, फोर्सेस का अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए हो तो वो देखिए इस फॉर्मूले से निकालते हैं ना। यहाँ पे ए स्क्वायर करते हैं प्लस, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं लिख के दिखा रहा, मैं आपको सपोज करें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये F1 है, ये ए है और ये मेरे पास बी है, और ये दोनों एफ़ के बराबर हैं क्योंकि सवाल में लिख के दिया गया है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ़ के बराबर है। तो यहाँ पे मेरा F1 भी क्या है, एफ़ है, और F2 भी एफ़ है। तो इसी तरह मेरा F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर,
सही है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, माइनस का 2f1 f2 कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है, सही है, प्लस आता है, सॉरी इसमें प्लस, फॉर्मूले में प्लस आता है, तो हमने जो है यहाँ पे प्लस लिख दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया f1 का स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, सही है, अगर हमसे कभी भी रिजल्टेंट पूछ लिया जाए। अब ये हमारे पास सवाल में भी यही कंडीशन बनी हुई है, ये भी f होगा, ये भी f होगा, तो देखें ये बन गया f इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 2f स्क्वायर, अंडर रूट तो ऐसे ही चल रहा है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया। अब यहाँ पे जो है हम रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये बन जाएगा f स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो जब स्टूडेंट्स जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे भाई, ये f स्क्वायर है, ये 2f स्क्वायर उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये माइनस का f स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, सही है, यही होगा ना। इसी तरह यहाँ पे 2f स्क्वायर बच जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस का f स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का f स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ जो हो जाएगा वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2f स्क्वायर, इसी तरह ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बच जाएगा। अब आप थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ करेंगे, ये एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास थीटा आपको निकालना था, बेसिकली 120 डिग्री आ रहा होगा। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर आपको याद है तो ओके। तो ये इस तरीके से आपके पास 120 डिग्रीज का थीटा आ जाएगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो MCQ नंबर 4 है, और MCQ नंबर 4 में वो हमसे कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो आपको फोर्सेस का जो है ना वो बेसिकली रिजल्टेंट निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें अगेन इसी फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें मैंने शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बना लिया, क्योंकि मुझसे MCQ में देखें क्या कहा गया है, द रिजल्टेंट ऑफ MCQ ये रही, हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें फॉर्मूले में जो कॉस का जो फैक्टर है, अगर मैं कॉस 90 यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे मैं कॉस 90 पुट करूँगा, देखें यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं cos 90 पुट कर रहा हूँ। तो cos 90 मुझे पता है 0 के बराबर होता है, तो जब मैं यहाँ पे 0 का फैक्टर पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, तो ये वाला फैक्टर जो पूरा है 2f1 f2 cos थीटा, ये तो 0 बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया फिर, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला, वो बन गया f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, सही है ना। मैंने यही फॉर्मूला बना लिया रिजल्टेंट फोर्स का, जब मेरे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या काम करूंगा, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे जो फोर्स दी गई थी 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की फोर्स दी गई है, और एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया गया है। तो फोर्स मैं निकाल लूँगा f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर करके। तो जब 3 का स्क्वायर करूँगा और 4 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा आंसर अंडर रूट करके। ओके भाई, ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखें तो हमारे पास है अगला सवाल, if the resultant of two vectors each of magnitude f is twice of the magnitude of f then the angle between them will be। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एंगल निकालना है, और यहाँ पे वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सही है, कि भाई पिछला सवाल है, देखिए वो आपसे कह रहा है, मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो रिजल्टेंट है ना दो फोर्सेस का, सही है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, आपके पास दो फोर्सेस हैं, उन दोनों के मैग्नीट्यूड f है, f पुराना वाला सवाल, मैग्नीट्यूड f है दोनों के, इज ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ f, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है ना वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब क्या है कि जो इसका जो रिजल्टेंट है ना, यहाँ पर देखें तो वो ये कह रहा है कि ट्वाइस रिजल्टेंट, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये वाला जो फैक्टर है ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। वो ये कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ये 2 टाइम्स है, और अंदर वही वाला फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, f स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर प्लस का 2f1 f2, सही है, कॉस ऑफ थीटा, सही है, यही चीज़ है हमारे पास, सही, ये हमसे वो कह रहा है। अच्छा, एंगल निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है एंगल निकालना है, आपको एंगल फाइंड आउट करना है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास 2f ऐसे ही रहा, अब हमें थीटा निकालना है, अंडर रूट ऐसे ही अंदर रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2f स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे अगेन 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये बन जाएगा 2f स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब क्या काम करेंगे, ये बन जाएगा 4f स्क्वायर, सही है। इसी तरह 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो भाई क्या काम होगा यहाँ पर भाई देखें यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2f स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी डायरेक्ट करना चाहिए, आदत हो जानी चाहिए, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कैट। तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, सही है। तो मैंने तो बहुत जल्दी सवाल सॉल्व करना है, तो मैं तो फ़ौरन समझ जाऊँगा आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन अभी हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो मुझे तो आंसर पता चल गया इसका। देखें कैसे, ये कैंसिल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और कॉस इन्वर्स ऑफ 1 कब आता है, तो वो एंगल जब 0 डिग्री हो तो 1 आता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस थीटा हमारे पास 1 कब होता है, जब एंगल 0 डिग्री हो, उसी पे होता है ना, तो इसका आंसर 0 है सीधा सीधा। लेकिन चलें, अब आप फिर अगर आप बहुत ही टाइम लगाना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो थीटा के लिए आप कॉस इन्वर्स ऑफ 1 करके देख लीजिएगा भाई, सही है। तो ये आपका आंसर जो है वो 0 डिग्री आएगा। कैलकुलेटर में एनडी वाले कर सकते हैं, लेकिन जो नस वाले हैं उनके पास तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको जो है ये याद रखना है। MCQ नंबर 6, MCQ नंबर 6 स्टूडेंट्स देखें, तो MCQ नंबर 6 में वो आपसे कह रहे हैं इफ़ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आपको जो है वो एंगल निकालना है वेक्टर्स के दरमियान का। स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर आपको निकालना है एंगल। आप इसका आंसर याद भी रख सकते हैं अगर MCQ आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्यूशन है इसका लंबा है, अज्यूम करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर MCQ ये नहीं आती है या इस किस्म की कोई दूसरी MCQ आ जाती है, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैं इसका आंसर अभी आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ, लेकिन ये याद रख लीजिए, अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ये याद कर लिया, चलें जी। अब हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए मुझे जो है वो कंडीशन ये दी गई है कि आपके पास वेक्टर्स हैं a प्लस बी, सही है, इनका मैग्नीट्यूड है और वो बराबर हैं आपके पास a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। अच्छा, अब मैं जो हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इनके दरमियान का थीटा फाइंड आउट कर लूँ। तो डायरेक्ट तो मैं एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकता, और मैग्नीट्यूड मुझे a की वैल्यू भी नहीं दी गई और b की वैल्यू भी नहीं दी गई, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास थीटा वाला कोई फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर कॉस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लाऊँ जहाँ पर थीटा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूँ कभी भी, ए डॉट बी के डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है ए बी कॉस थीटा निकल कर आता है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर मैं थीटा निकाल सकता हूँ, सही है, मैं यहाँ से थीटा को निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा, और डायरेक्ट मैं क्या इस फॉर्मूले को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ ए बी कॉस थीटा वाले में? नहीं कर सकता। मुझे एक काम पता है, मैं क्या काम करूँगा, इनको एक फार्मूला बना दूँगा। मैं क्या काम करूँगा, इस फैक्टर को, इन दोनों को एक फार्मूला बना दूँगा। क्या काम करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखें भाई, मैंने क्या काम किया, इस इक्वेशन 1 में, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने क्या काम किया, लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ये मेरे पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों काम किया, अभी पता चल जाएगा क्यों काम करा ये वाला, सही है। ये बन गया इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनको भी याद होगा कि आप लोग जो है वो अपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, लेकिन जो हमारे इंजीनियरिंग वाले हैं उनको तो फ़ौरन याद आ जाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो रिवीजन करें, आपका ई-कैट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। अब क्या काम करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी है, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। 2ab की क्या होगी प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, 2ab की डॉट प्रोडक्ट, ये इसलिए किया है हमने काम। इसी तरह यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो रहा है भाई,
और क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि फॉर्मूला पता है ना। अब ये फॉर्मूला आप ऐसा ना हो कि आपको ये ना याद हो, आप रिवीजन कर लीजिएगा इसका। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट को आप खोल लीजिए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत लंबा कर रहा हूँ मैं काम, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा आ गया। इसी तरह यहाँ पर जो है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2ab कॉस ऑफ थीटा आ गया। सही है। अब क्या काम हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो ये होगा कि इस फैक्टर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल नहीं। सही है, नहीं होगा भाई कैंसिल। क्यों? साइन अपोजिट है दोनों के, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं दोनों को। हाँ, आप एक ये काम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे तमाम चीज़ें कैंसिलेशन हो चुकी है, तो आप एक साइड को दूसरी साइड पर भेज के जो है ना अपना जो है वो काम कर सकते हैं। सही है, आप एक साइड को दूसरी साइड पे भेज के अपना काम निकलवा सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये 2 है, ये देखेंगे ये 2 है और ये भी 2 है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा इसको उधर भेज दीजिए। तो ये जब आप इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4ab कॉस ऑफ थीटा। सही है, ये बन जाएगा इक्वल टू 0। ये बन गया भाई। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, ये जो है इसको, ये क्योंकि तमाम चीज़ें वहाँ पे कैंसिल आउट हो गई थी ना, तो अब क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 0 बचेगा, मैंने उसको साइड पे भेज दिया था। अब कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो ये आपके पास बच जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4ab। तो अब क्या काम करेंगे भाई, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 ही बन जाती है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अगेन कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 डिग्री। तो जब आप ये कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। डायरेक्ट याद रखें या इस तरीके से सॉल्व भी कर लीजिए, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सही है। MCQ नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा, जब हम ये वाला पेज कर लेंगे ना तो उसके बाद आप रेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि MCQs एक साथ साथ सॉल्व कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा जहन दूसरी तरफ भी लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है थोड़ा रेस्ट भी ले लिया करें आप लोग। सही है। अच्छा, MCQ नंबर 7 कर रहे हैं। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, देखें आपको जो है वो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको कितना दिया गया है 30, और एंगल जो है वो आपको जो है वो कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि हमारे पास, अगर आपको कभी भी एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखें एफ कॉस थीटा का, क्योंकि अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है उसके लिए यही करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया गया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 30 है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा, और कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर। तो 30 मल्टीप्लाई बाय हाफ तो इज इक्वल टू 15 न्यूटन इज योर आंसर। MCQ नंबर 8 स्टूडेंट्स, ये एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, बस ये बात याद रखें, ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें जो है रोटेशन हो, कोई भी एंगुलर चीज़ हो, रोटेशन का जिक्र हो रहा हो, तो हम उसे क्या कह रहे होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स कह रहे होते हैं। तो द वेक्टर्स विच एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तमाम चीज़ें जो हैं रोटेशन से रिलेटेड हैं। एंगुलर मोशन की बात हो रही है तो इसमें एक्सियल वेक्टर्स आंसर आएगा। ओके, यूनिट वेक्टर ए, MCQ नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू 0.6 प्लस पी प्लस 0.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 होगा। मतलब आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपसे पी की वैल्यू पूछी गई है ना, तो पी की जब आपसे वैल्यू पूछी गई है तो आपको इस सवाल को कुछ ना किसी चीज़ के बराबर तो लेना होगा। उसने आपको एक वर्ड दे दिया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि इसका जो पूरे का मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होगा। मतलब, और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट लेके तमाम चीज़ों का स्क्वायर, अंडर रूट लिया
तमाम चीज़ों का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो आप इसको ले लेंगे भाई 0.6 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, और आपको दिया गया है 0.8, तो 0.8 कर लिया भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, या आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा भाई। सही है, ये मैं आगे सॉल्व नहीं करवा रहा, देखें भाई क्या होगा यहाँ पे। अगर सॉल्यूशन हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे और जो है हम 0.8 का स्क्वायर करेंगे, तो जब ये कर लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके भाई, और यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो स्क्वायरिंग भी वही होके वही आ जाएगा, तो फिर पी स्क्वायर बचेगा। इसी तरह आपके पास ये क्या आंसर आ रहा होगा, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। सही है। व्हाट इज द एंगल डेट गिवन वेक्टर I√3 मेक्स विथ y एक्सिस। अच्छा जी भाई, तो इसका आंसर आपको निकालना है, इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आपको एक ये वाला फॉर्मूला ज़रा मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूं। इसका आंसर शायद आई गेस सही नहीं है, सही इसका आंसर देखें कैसे। आपको कभी भी किसी भी चीज़ के अलोंग वेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना हो ना, किसी भी जो है चीज़ के अलोंग, किसी भी एक्सिस के अलोंग वेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या काम करेंगे, आपको ये करना होता है कि आप ये एक काम ये करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे सपोज करें y एक्सिस के अलोंग वेक्टर के फाइंड आउट करना है, तो आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, ay इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ होल वेक्टर। सही है, अगर आपको y एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करना है तो आप उसकी y वाली टर्म ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करवा देंगे a से, और यहाँ पे आपको कॉस बीटा या कॉस अल्फ़ा कुछ भी एंगल कह दीजिए आप, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन a। सही है, अगर यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग कहता तो मैं x के कंपोनेंट को ऊपर रख देता। सही है, ये फॉर्मूला होता है। आपको अभी यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग इसको फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट है जो कि j है, सही है, तो ये j है, तो इसके जो x एक्सिस वाली साइड है वो कौन सी है, j है, तो मैं √3 वाली जो टर्म है j इसको ऊपर रखूँगा और फिर इसको डिवाइड करा दूंगा इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और फिर मेरे पास जो है वो एंगल आ जाएगा। भाई देखें, इसकी जो j वाली टर्म है जो कि y वाली टर्म है, मैंने उसको ऊपर रखा जो कि √3 है, और उसको मैंने डिवाइड करा दिया इसके मैग्नीट्यूड से। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा भाई, इसका जो है हमारे पास, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, इसका जो है क्या है मैग्नीट्यूड, इसका जो कोफिशिएंट है वो i का वो 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये √1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, दिस मेक सेंस, तो 4 बन गया डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास ये बन गया। ओके जी भाई, अब क्या है भाई, अब क्या काम हो रहा है, ये बन गया 2। ओके, अब क्या काम हो रहा है, ये बन गया 2 भाई, इसको मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे थीटा और कॉस, सही है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, देखें कॉस इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो रहा है, √3/2 कब आता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास तब आता है जब कॉस किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा, और यहाँ पर 30 डिग्री ही लिखा है, दिस इज़ योर आंसर। सही है, देख रहे हैं किस तरीके से हमें एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होता है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें जो है ना, आपने आई गेस आपने अपने उसमें जो है कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बुक को रीड करते हैं, तो उन्होंने पढ़ी भी होती हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन बातों को नहीं जानते। तो स्टूडेंट जब आप ये ई-गाइड पढ़ते हैं तो उसमें आप जान जाते हैं, तो इनको जो है ना अच्छे तरीके से रिवाइज करें। मैं आपको ये कहूँगा कि आपको इस एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये आपसे किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछ ली जाती है कि एक्स एक्सिस के अलोंग को वेक्टर को फाइंड आउट करके दिखाइए, वाई एक्सिस के अलोंग के जो वेक्टर है उसको फाइंड आउट करके दिखाइए। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है भाई, बहुत ही आसान फार्मूला बता दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू जिसके भी अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग आपको फाइंड आउट करना है उसके वेक्टर को ऊपर रखिए, उसके मैग्नीट्यूड को ऊपर रखिए। जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस की बात की गई थी, तो मैंने वाई एक्सिस के कंपोनेंट को ऊपर रखा और डिवाइड करा दिया उस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। जब उस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया तो मेरे पास ये आंसर आ गया थीटा। ओके जी, बस यही हमारा काम था, कॉस थीटा इज इक्वल टू। ओके भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो स्टूडेंट्स, ये तो बस आपको देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। 2 equal vectors x and x makes an angle 180 degree with each other,
द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज। तो स्टूडेंट्स देखें दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं, मतलब दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। तो जो उनके मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट होगा जो कि वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। सही है, जो मैग्नीट्यूड होगा उनके रिजल्टेंट का तो वो क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। कोई भी चीज़ एंटी पैरेलल हो तो वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हमने ये तमाम चीज़ों को देखा था। सही है, अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। रेस्ट लेना चाहें तो रेस्ट भी ले सकते हैं आप लोग। ओके सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 13 को देखें। 2 फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट द सेम डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट इज। तो स्टूडेंट्स आपको इसका रिजल्टेंट बताना है। अच्छा, मैं अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपको अगले सवालों में इस टाइप के क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। भाई देखें, अगर हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, सही है, 2 फोर्सेस हैं, उनका डायरेक्शन सेम है, उनका डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें उनका रिजल्टेंट निकालना होगा ना कभी भी, तो हम उनके रिजल्टेंट को निकालने के लिए F1 + F2 कर देंगे। क्या काम करेंगे, F1 + F2 कर देंगे। हमारे पास उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा, या उनके जो एक फोर्स 2 फोर्सेस लग रही होंगी उनका मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो अगर हमें तब उनकी फोर्सेस का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपको बड़ी वाली फोर्स में से छोटे वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। F2 - F1, या बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स में से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, बड़ी वाली फोर्स को। सही है, जो भी है समझ जाइए। F2 - F1 बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, एंटी पैरेलल। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री। सही है भाई। अच्छा, अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या पूछा गया था, 2 फोर्सेस 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रही हैं। अगर मैंने आपको बताया समझाया, यहाँ पे देखें इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम था, एक ही डायरेक्शन में लग रही थी ना, तो यहाँ पे हम सीधा ऐड कर रहे थे, तो बस सीधा सीधा ऐड कर देंगे यहाँ पे F1 फोर्स को और F2 फोर्स को। 10 इज योर आंसर। ओके, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ वेक्टर A 3i + 6 - 2। स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है अ वेक्टर विच इज़ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो कि हमारे पास अपने मैग्नीट्यूड से जो कि डिवाइड हो जाए, जो कि अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए, यही हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखें कि वेक्टर गिवन है, ये पूरा वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये 3, 6 और 2, ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड निकालें। और अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पे देखें निकाला हुआ भी है, कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। जब आप इसको अंडर रूट लेके सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड आया 7। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 3, देखिए ये इस तरीके से बनेगा। बहुत ही बच्चों वाले स्टेप्स करके बता रहा हूँ मैं आपको ताकि समझ आ जाए। वैसे आ तो गया होगा समझ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता तो उनके लिए फिर मैं ये जो है ना ये सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, यहाँ पे हमारे पास J आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे I आ जाएगा। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा होगा, तो अब आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। 3/7 बन जाएगा, 6/7 और -2/7 के। सही है, तो ये देखेंगे आपका ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, MCQ नंबर 15 को देखें। तो MCQ नंबर 15 में कह रहे हैं व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स इन द डायग्राम। आपसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए डायग्राम के अंदर। स्टूडेंट्स देखें, इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने पिछला जो कॉन्सेप्ट सीखा है, जो कि आपके सामने शो हो रहा है, तो उसको देखेंगे। देखिए भाई, इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आप क्या काम करेंगे, बड़ी वाली फोर्स में से छोटे वाली फोर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। आप क्या काम करेंगे, बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 3 क्या आएगा आपके पास, देखें, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है तो आप क्या काम करेंगे, 4 - 3 = 1। सही है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 1। इसी तरह इस वाली फोर्स को देखें तो 7 - 2 करेंगे भाई, क्या काम करेंगे, 7 - 2, क्योंकि इन दोनों का भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या हो गया भाई, क्या आ जाएगा, 7 - 2 = 5 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन आ गई, ये 5 न्यूटन आ गई। अब ये जो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस हैं, आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐसे सवाल में फिर जब आपके पास दोनों फोर्सेस इक्वल साइड पे लग रही हों तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, F1 + F2 कर देते हैं। सही है, तो ये हमारे पास 1 + 5 = 6 न्यूटन। दिस इज़ योर आंसर, ये निकल कर आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमने इनको कर दिया। अब देखें एरो किस तरफ ज़्यादा है, जहाँ पे किस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, तो वो राइट हैंड साइड, जो कि सीधा हाथ है आपका, उस साइड पे ज़्यादा लग रही है। तो 6 न्यूटन टू राइट, ये आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ वेक्टर्स। तो कौन कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आपके पास वेक्टर्स हैं। तो फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है। टेम्परेचर भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है। वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, लेकिन मास नहीं है। फोर्स, वॉल्यूम, मोमेंटम, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। MCQ नंबर 17 नस्ट के पास पेपर का क्वेश्चन है और NAD में भी पूछा जा सकता है। तो भाई देखें, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर टू नॉर्थ एंड देन फ्लाइज 300 मीटर साउथ। अच्छा, ये डायरेक्शन का सवाल है, तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझें, और बहुत ही आसान सा सवाल है। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर टू नॉर्थ। देखें, आपको पता है ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ क्या होता है। देखें, ये होता है हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैं सही हूँ, यस सही हूँ। देखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यही होता है। सही है। अब प्लेन को पढ़ें, MCQ को। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर टू नॉर्थ। आपका जो एरोप्लेन है वो 400 मीटर नॉर्थ गया, नॉर्थ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। सही है, ऊपर की तरफ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड देन फ्लाइज 300 मीटर टू साउथ। सही है, इसी तरह बहुत ही स्टेटमेंट बेस्ड MCQ है। एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। स्टूडेंट्स देखें, नॉर्थ की तरफ जाने का जो है ना सवाल में, अगर आप गौर से देखेंगे तो काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे वो उस सवाल को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, लेकिन ये जस्ट आपको समझनी है, समझ लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। 400 मीटर जो है वो आपका नॉर्थ की तरफ गया और 300 मीटर साउथ की तरफ गया, तो इसको आप भूल जाइए। वो कह रहा है कि आपका जो एयरप्लेन है, जो कि आपका प्लेन है, वो फ्लाई किस तरफ कर रहा है। देखिए, नॉर्थ की तरफ जाने का मकसद ये है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, लेकिन उसने जो है ऊपर की तरफ जो है ना, इस तरफ देखें, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड, इस डायरेक्शन में उसने ऊपर की तरफ जो है ना वो फासला कवर किया है, फ्लाई किया है। तो जो ऊपर की तरफ वो फासला कवर करेगा ना, उसे हम डिस्टेंस के तौर पे गिनेंगे, डिस्प्लेसमेंट की तरफ गिनेंगे। तो इसका आंसर जो है, जो ये आपके पास जितना वो फ्लाई कर रहा है ना अपवर्ड, वो आपका आंसर होगा, जो कि 1200 है। तो यहाँ पर इसका आंसर 1200 है। मकसद क्या है भाई, वो इधर गया, इधर गया, लेकिन जो है, जो कि बात है कि एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है भाई, कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जाके कर रहा है ना, नॉर्थ और साउथ की तरफ थोड़ी कर रहा है वो जाके। तो इसका जो आंसर है वो 1200 है। कैसे है भाई, ऊपर की तरफ गया, सिंपल। ऐसी MCQs जो हैं वो IQ सेक्शन में पूछ ली जा सकती हैं, लेकिन आपको जो है वेक्टर्स में दी हुई हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। द वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ गिवन बाय। तो ये अगेन MCQ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आपके पास वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर एक मोशन है, जिसमें आपके पास वेलोसिटी जो दी गई है वो इस तरीके से दी गई है। तो जो एक्सेलरेशन होगी, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि इसका अपोजिट होगा। और वो किस तरीके से होगा, अगर हमारे पास वेलोसिटी इस तरीके से गिवन है AI + BJ, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, AJ - BI, इस तरीके से होगी। आपको जस्ट रिमेंबर रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजिशन वेक्टर whose components of
whose components are √2, √2j और √2k। तो आपको अगेन मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत आसान काम, मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, और इसको हम आर कह रहे होते हैं, ज़्यादातर सवालों में आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जो भी है। तो मैग्नीट्यूड लेना बहुत आसान काम है, स्टूडेंट्स ले चुके हैं पिछले सवाल में, तो आपको आना चाहिए। If the sum of two unit vector is also a unit vector, then the magnitude of their difference is। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं और उनका जो सम है, अगर हम उनका सम लें तो उनका क्या आना चाहिए, दो यूनिट वेक्टर का, तो वो यूनिट वेक्टर ही आना चाहिए। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उनके डिफरेंस का, वो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, जो कि हमारे पास है भाई, क्या है, √3। इसका आंसर √3 है। आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका अगर हम सम लें और सम लेने के बाद उसका जो आंसर है वो भी यूनिट वेक्टर ही आ जाए। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो उसका अगर हम डिफरेंस लें तो फिर क्या आएगा, हमारे पास √3 आ जाएगा। ओके भाई। नेक्स्ट MCQ देखें स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट MCQ है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर इज नोन एज। तो उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। अगेन बुक की MCQ, बुक की बात याद रखनी है आपको। MCQ नंबर 22 ये आपसे पूछी गई है, नस्ट के टेस्ट में पूछ ली जा सकती है, ND के लिए भी इम्पॉर्टेंट है भाई। क्या है, अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ वर्टिकल ट्री विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड अ डॉग is running towards the tree with a velocity of 5 √3। the velocity of the relative dog। तो relative velocity का स्टूडेंट्स के सवाल है और ये पूछा जा सकता है नस्ट में, और तो आपको जो है इसको अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है भाई। देखें वो कह रहा है मंकी क्लाइंब कर रहा है, ये आपके पास ट्री है, ये आपके पास ट्री है मेरे पास, ये मेरे पास कोई भी एक ट्री है, सही है, ये मैंने बना दिया दरख्त। एक मंकी है जो कि क्लाइंब कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने इसको लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल में आपको जस्ट मैग्नीट्यूड लेना होता है। ओके, क्लाइंबिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड अ डॉग इज रनिंग टूवर्ड्स द ट्री विद अ वेलोसिटी। और डॉग जो है वो एक्स एक्सिस में ट्री की तरफ क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 √3 मीटर पर सेकंड। सही है। हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी में एक फार्मूला बना लेंगे, जो कि हमने पढ़ा हुआ भी है। तो इसका फार्मूला होता है भाई, जो आई वाला जो वेक्टर होता है ना आपके पास, जो कि एक्स एक्सिस होता है, उससे हम माइनस करा रहे होते हैं जो आपके पास जो है वो जो आपके पास एक्स एक्सिस के, जो कि बेसिकली वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है। एक्स एक्सिस कंपोनेंट वो तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन जो आपके पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट होता है वो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 √3 एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, आई के एक्स एक्सिस के अलाउंग है, मतलब आई वाला कंपोनेंट है। उसके बाद माइनस कर देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 5 और ये हमारे पास जे वाला कंपोनेंट है। अब आप इसका ले लीजिए मैग्नीट्यूड। जब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड आप जब इसका ले लेंगे तो किस तरीके से आएगा, अभी देखिए मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे। नस्ट वाले स्टूडेंट्स तो देख लें, ND वाले तो ईजिली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। -5 का स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स भाई, देखें ये हमारे पास जो है क्या काम करेंगे, इससे पहले ये कैंसिल होगा, सही है। फिर 5 3 सॉरी भाई, ये हमारे पास हो जाएगा 25 और 25 3 क्या होता है भाई, 25 3 हमारे पास होता है 75 बन जाएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर जब हम कर लेंगे तो ये हमारे पास 25 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100, और 100 जो हमारे पास होता है 10 के बराबर, तो 10 मीटर पर सेकंड ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड गिवन है और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो हमें आंसर कैसे निकालना होगा, हमें जो है स्टूडेंट्स को जिस तरीके से निकालना होगा, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट इन्वर्स अगर हमें थीटा निकालना होता है तो थीटा निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं तो हम टेंजेंट निकालने के लिए क्या काम कर रहे होते हैं भाई, y/x कर रहे होते हैं, यही काम करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या काम करेंगे, y/x कर देंगे, y का वाला कंपोनेंट 5 है। इसी तरह आपके पास, अच्छा यहाँ पे अब जो है हम यहाँ पर अब हम डायरेक्ट, क्योंकि
उसका काम कर रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आया था रिलेटिव वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में, तो हम डायरेक्शन को, नेगेटिव साइन को नहीं देखते, तो क्या काम करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 5√3 कर देंगे, y/x कर देंगे टेंजेंट इनवर्स। जब हम 1/√3 कर देंगे तो हमारे पास ये किस तरीके से आ जाएगा 30 डिग्री, ये आपके पास आ रहा होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। MCQ नंबर 23, वेक्टर आई मल्टीप्लाई बाय जे क्रॉस के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिवीजन भी कर लेते हैं, चलें, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए अच्छे तरीके से। भाई आपके पास मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखनी है। आई होप आपने अपने इंटर लेवल पे जब आपने फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स पढ़ा होगा तो उसमें भी मे बी MCQ उसके लिए याद रखी होगी ट्रिक, लेकिन जो अभी आपको बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से याद रखें। सारी ज़िंदगी आपको ये याद रखना है जो आपको बता रहा हूँ। तो पहला ये है कि अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर्स की, अगर आप सिमिलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। सही है, अगर आप सिमिलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आता है। इसी तरह अगर मैं जे डॉट जे ले लूँ तो मेरे पास 1 आएगा, अगर मैं के डॉट के ले लूँ तो मेरे पास 1 आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आई डॉट जे ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में 0 आएगा। इसी तरह अगर मैं आई डॉट के ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में ओनली सिमिलर वेक्टर्स का आंसर जो है वो क्या आता है, 1 आ रहा होता है डॉट प्रोडक्ट में। सही है। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी वाली होती है, ये वाली होती है। आई क्रॉस के करूँ, आई क्रॉस आई कर दूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास क्या आता है, आंसर 0 आता है। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लूँ सिमिलर वेक्टर्स की तो मेरे पास 0 आ रहा होता है। मगर अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस यहाँ पे मैं जे क्रॉस जे ले लूँ तब भी 0 आएगा। सही है, तो इस तरीके से चलता रहेगा, आपको पता है। अब आपको ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है, वो याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा कि क्यों आता है नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, वो आपको जो है याद रखना है। अपनी बुक खोल लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ तो उसमें आपको देख लेना है। भाई देखें, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर हमारे पास आई क्रॉस जे है तो जो तीसरा वेक्टर होगा ना जो कि नहीं इन्वॉल्व होगा वो आएगा। और वो क्या है भाई, आई जे का मतलब क्या है, आपके पास जो इन्वॉल्व नहीं है, जो चीज़ आई क्रॉस जे हो रहा है तो आपके पास जो चीज़ इन्वॉल्व नहीं है वो आएगी, तो यहाँ पे वेक्टर के आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं जे क्रॉस आई करूँ, अब मेरे लिए ज़रा हो रही है बात मुश्किल, तो जे क्रॉस आई में क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई में जो चीज़ नहीं है वो आ जाएगी, तो क्या आएगा भाई, के आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव साइन, अब देख लीजिए भाई। आपको एक चीज़ बताता हूँ, याद रखें, ए बी बी सी और सी ए, ये आपने याद रखना है। ए बी बी सी और सी ए, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला पढ़ा होगा काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में, जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, वो दिमाग में आ गया होगा, उसको अभी भूल जाइए। यहाँ पे आपको ए बी बी सी सी ए को याद रखना है। हमारे पास ए क्या है, आई है। हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बी क्या होता है भाई, बी जे को कहते हैं। और बी फिर हम इसको किसको कहेंगे, जे को कहेंगे। इसी तरह सी किसको कहेंगे, के को कहेंगे। इसी तरह के को हम सी कहेंगे, और आपको ए को क्या कहेंगे, ए को क्या कह रहे होंगे भाई, आई कह रहे होंगे। अब आपके पास ऐसे सवालों में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने ये लिख के रख लिया कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा इन लोगों की तभी मेरे पास आंसर जो अगला वेक्टर आ रहा होगा। जैसे आई क्रॉस जे की प्रोडक्ट लेता हूँ तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पर के नहीं है, तो के आ रहा होगा पॉजिटिव। सही है। लेकिन अगर मैं जे क्रॉस आई लूँगा, जे क्रॉस आई लिखूंगा, इसको उल्टा करके लिख दूंगा, तो मेरे पास नेगेटिव का के आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे देखूँ मैं तो जे क्रॉस के ले रहा हूँ तो क्या चीज़ नहीं है, आई नहीं है ना, तो आई लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर के क्रॉस जे लिखूंगा, के क्रॉस जे, मैंने के जे लिख दिया, देखें के जे लिख दिया, के क्रॉस जे की प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, क्रॉस की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या चीज़ नहीं है, यहाँ आई तो आएगा, लेकिन इस बार जो आई आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन के मुताबिक नहीं लिखा हुआ, जो कि मैंने याद करी हुई है। सही है, तो मैंने इसको कंडीशन के मुताबिक नहीं लिखा हुआ तो नेगेटिव आई आ रहा होगा। सही है, तो इस पूरी बात को बताने का मकसद ये है भाई। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर आई डॉट प्रोडक्ट लेनी है जे क्रॉस के की। अब जे क्रॉस के की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो यहाँ पर देखें जे क्रॉस के जो है
मेरे पास होता है, यस होता है। देखिए मैंने पेपर जल्दी से पेपर में ये बनाया, ए बी बी सी सी ए, उसके नीचे ये इस तरीके से लिखा और जे के देखा, जे क्रॉस के एक यस होती है प्रोडक्ट जो कि पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आई कैप आती है, तो पॉजिटिव आई कैप आ गई। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉजिटिव आई कैप, आई क्रॉस आई लिख दूंगा, पॉजिटिव आई कैप लिखा मैंने यहाँ पर, आई डॉट आई और विच इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ योर आंसर। ये स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान एमसीक्यू थी, लेकिन अगर आपके पास इससे मिलती जुलती कोई एमसीक्यू आ जाती है तो फिर आपको जो है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है। द प्रॉपर्टी ए डॉट बी और बी डॉट ए इज स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह रहे होते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एमसीक्यू नंबर 25, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और बी है आपके पास। स्टूडेंट्स, आपको इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है और जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो थीटा आपके पास निकल कर आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही है, ओके भाई। अ बॉडी कॉन्स्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, बॉडी जो है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच इज़ 2I + 5J, ओके, न्यूटन इतनी फोर्स है। और आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास 10 न्यूटन का है। सही है स्टूडेंट्स, क्या काम करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स कैसे निकलती है? फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स का फॉर्मूला होता है F/d, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई? आप ये काम करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सही है भाई, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो आपको 10 मीटर की गिवन है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए यहाँ पे आपको फोर्स जो गिवन है वो क्या गिवन है? -2 + 15J + 16 के। जब आप इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेना मत पूछिएगा, आपको पता है कैसे लेते हैं भाई, √f2 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप लेंगे इस तरीके से, नहीं आता तो ज़रा रिवाइज कर लें कॉन्सेप्ट। सही है, तो कैसे मैग्नीट्यूड लेना है पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा पीछे का, डायरेक्ट स्किप करके आए तो फिर आपको मुश्किल होगा। आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लेंगे, 15 आएगा, जो कि फिर आप उसको मल्टीप्लाई करा देंगे डिस्टेंस से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सही है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपको अगर दी जाए इक्वल वेक्टर्स की तो जो है वो क्या होती है भाई? वो आपके पास स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो स्क्वायर ही बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। बहुत ईजी एमसीक्यू है। अच्छा जी, इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? देखें, दो वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि आप अगेन डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आप अगेन क्या काम करेंगे? आप ये काम करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ए डॉट बी कॉस थीटा, सही है। अच्छा, अब क्या काम करेंगे? यहाँ पर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या काम करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। आपको क्या बेसिकली निकालना क्या है? अच्छा, आपको जो है वो निकालना जो है ना, वो निकालना है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप ए डॉट बी करेंगे। सही है, ए डॉट बी करने के बाद जो है, ए डॉट बी करने के बाद आप जो है यहाँ पे एंगल थीटा कौन सा पुट करेंगे? थीटा पुट करेंगे आप यहाँ पर 90 डिग्री। सही है भाई, यहाँ पर आप क्या पुट कर रहे होंगे? 90 डिग्री पुट कर रहे होंगे, तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का जिक्र हो रहा है तो वो आप इजीली निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। अच्छा, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी इज इक्वल टू, अगेन बहुत आसान सा सवाल है स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आपको कभी भी प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना है तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना वो ये करना होता है, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन आती है, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन को आती है ना हमारे पास, जिस वेक्टर के ऊपर, उसको जो है हम नीचे लिख देते हैं। सही है, और जो है ऊपर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है उसको हम बेसिकली नीचे लिखते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास क्या लिखा गया है, ए ऑन टू बी, तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन होगी बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नीचे आ रहा होगा, बी नीचे आ रहा होगा, और आपके पास जो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो हम ऊपर इन दोनों की ले लेंगे। सही है, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। या अगर मैं आंसर निकालना भी चाहूँ इन क्वेश्चंस का तो भाई वो कैसे निकालूंगा? देखिए, मैंने बहुत जल्दी से देख लिया, मैंने बहुत जल्दी से सवाल को देख लिया, और देखने के बाद जो है वो मैंने इसकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है, सॉरी स्टूडेंट्स। क्या काम करेंगे भाई? वी का जो मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और बी का मैग्नीट्यूड लेते साथ मुझे पता चल जाएगा कि नीचे 9 आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई 9? देखिए, बी का मैग्नीट्यूड ले लिया 4 √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सही है, ये इस तरीके से हम लेंगे ना इसका मैग्नीट्यूड।
क्योंकि मैंने आपको कहा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है, ऐसे ए ऑन टू बी था यहाँ पे, तो बी के ऊपर है तो बी आप नीचे आ जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ओके जी, मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे करना है सवाल, डायरेक्ट पहचानना है आंसर। तो ये हो जाएगा 16 + 16, 7 का स्क्वायर 49। तो जब आप इसको करेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा आपके पास 16 और 16 32 आई गेस, 32 येस, और दिस इज़ 49। तो 40 + 30 इज इक्वल्स टू 70 और 9 + 2 इज इक्वल टू 11। तो दिस इज़ 81 विच इज़ 9, अंडर रूट अगर आप ले लेंगे इसका तो ये 9 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। इसी तरह प्रोजेक्शन का सवाल है अगला, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। स्टूडेंट्स देखें, आपके पास स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम कब होगी, जो कि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है हमसे, इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मिनिमम तब होगी जब इनका जो एंगल होगा, क्योंकि आपको पता है कि cos 180 डिग्री -1 होता है, तो मिनिमम कब होगी जब आपके पास एंगल 180 डिग्री होगा। मैक्सिमम कब होगी जब आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i + j एंड j + k इस। तो स्टूडेंट्स ये आपको निकालना है, इसका आंसर भी बहुत ही आसान है। आपको क्या काम करेंगे, आप पहले जो है i वाले वेक्टर को j से चले मैं सॉल्व करवा ही देता हूँ आपको, ताकि क्योंकि ये लास्ट MCQ है हमारी लेक्चर की, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो है जो कि इसका टेस्ट होगा वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी PDF कोशिश करूँगा आपको दे दूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। अटेंडेंस अपनी लाजमी मार्क करिएगा। लास्ट MCQ है जो कि MCQ नंबर 32 है। MCQ नंबर 32 में वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, i है प्लस क्या j है, इसी तरह हमारे पास j है और प्लस का k है। सही है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, हमें इनका एंगल निकालना है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला जो पुट करूँगा वो तो a.b वाला ही पुट करूँगा, लेकिन मैं पुट करने से पहले जो है पहले मैं मैग्नीट्यूड लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना मैग्नीट्यूड लेना है दोनों का। अब वो मैग्नीट्यूड कैसे लूँगा ताकि मेरे पास एक वेक्टर बन जाए। इसका मैग्नीट्यूड ले लें भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, देखें इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला देखें, इस वाली का जो मैग्नीट्यूड है अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड लूँ तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, √2 बन जाएगा। कैसे, देखें इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ √2। इसी तरह अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो उसका भी 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ √2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास ये बन गया a और मेरे पास ये बन गया b, ये √2 ये भी √2। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इनको जो है वेक्टर्स को मुझे एंगल निकालना है, तो मैं जो है a.b प्रोडक्ट को a.b cos ऑफ थीटा को 1 के बराबर ले लूँगा। यहाँ पे मैंने √2 लिखा, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी √2 लिखा और cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 बन जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या काम करूँगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos इनवर्स 1/2 थीटा निकल जाएगा। इसी तरीके से cos इनवर्स 1/2 आपको याद रखना है क्या होता है भाई, 1/2 कब आता है हमारे पास, जब एंगल 60 डिग्री होता है। यस, दिस इज 60 डिग्री और आपका जो आंसर है वो 60 डिग्री आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका मसला हो, कमेंट करें, कोशिश करूँगा मैं आपको जो है जल्द से जल्द इसका आंसर दे दूँ। या जो है आप लोग अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे जो है क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं, या जो है वहाँ पर टीचर्स से आप क्वेश्चंस को आस्क कर सकते हैं, वो आपको ईजिली बता देंगे उसका आंसर अगर मैं नहीं दे पाया। सही है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के जो एंट्री टेस्ट हैं वो बहुत करीब हैं। अच्छे से बस प्रिपेयर करें और प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो बस उसके लिए आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। हर स्टूडेंट जो है वो अपना बेस्ट देने के लिए बैठा हुआ है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बाकी इंशाल्लाह आपका ज़रूर होगा एडमिशन, और जब आपका एडमिशन हो जाए तो कमेंट्स आके ज़रूर लीव करिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।